हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाइनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू इसमें आ गया। कहता है विच आर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस व्हेन ए फॉर्म इज डिसॉल्व विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। अब हमें बताना है यहाँ पे कि वो कौन सा यहाँ पे सर्कमस्टांसेस हैं जब कोर्ट के इंटरफेरेंस के बिना ही फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। नंबर 1 इसमें आ गया डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। नंबर 2 पार्टनर बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। नंबर 3 ए पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। एंड नंबर 4 ए पार्टनर विलफुली कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। तो ये 4 ऑप्शन में दे रखी हैं। अब हमें बताना है इसमें कौन सा ऐसा सर्कमस्टांस है जब यहाँ पे फॉर्म की डिसोल्यूशन बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस की होती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2 तरह से फॉर्म डिसॉल्व की जा सकती है, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट एंड विद द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। तो अब इसमें हमें बताना है कि बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के यहाँ पे फॉर्म कब डिसॉल्व की जाती है। अब देखो, अगर लास्ट की 3 ऑप्शन देखें जिसमें पार्टनर बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड दिया हुआ है, पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट एंड पार्टनर विलफुली कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर ये तीनों सर्कमस्टांसेस होते हैं उस केस में कोर्ट के इंटरफेरेंस से यहाँ पे जो है फॉर्म डिसॉल्व की जाती है। अगर यहाँ पे कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है या मिसकंडक्ट का गिल्टी अगर वो साबित हो जाता है या इसके अलावा कोई यहाँ पे वो एग्रीमेंट का ब्रीच करता है, तो उस केस में कोर्ट जो है इंटरफेयर करके यहाँ पे जो है फॉर्म को डिसॉल्व कर सकती है। बट हमें बताना है कि बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस से कौन सा ऐसा सर्कमस्टांस है जब फॉर्म जो है डिसॉल्व की जाती है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, वो है ए पार्ट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कि जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है डिसोल्यूशन का, उसके मुताबिक भी यहाँ पे जो है फॉर्म डिसॉल्व की जाती है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती। तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए पार्ट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। नंबर 2 कहता है इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स आर फर्स्ट यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ द, कहता है इन केस अगर फर्म की डिसोल्यूशन होती है तो पार्टनर की जो पर्सनल एसेट हैं उसको यहाँ पे सबसे पहले किसकी पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। पर्सनल लाइबिलिटीज, नंबर 2 फर्म्स लाइबिलिटीज, सी बोथ एंड डी नन ऑफ द 2। अब देखो, अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से, पार्टनर की पर्सनल एसेट से पहले उसकी पर्सनल लाइबिलिटीज पे की जाती है। उसके बाद अगर कोई यहाँ पे पैसा बचता है तो फर्म की लाइबिलिटीज पे करने के लिए उसको यूज किया जा सकता है अगर फर्म के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है। तो इसमें हमें यही बताना है कि पार्टनर की पर्सनल एसेट जो है सबसे पहले किसके लिए यूज की जाती है, तो वो उसकी पर्सनल लाइबिलिटीज पे करने के लिए ही यूज की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए पार्ट, पर्सनल लाइबिलिटीज। ठीक है। नेक्स्ट कहता है ऑन रिकॉर्डेड लाइबिलिटी व्हेन पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डेबिटेड टू। कहता जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, जो अभी तक बुक में रिकॉर्ड नहीं की है, कहता अगर यहाँ पे डिसोल्यूशन के टाइम उसको पे किया जाता है तो बताओ उसको यहाँ पे कहाँ डेबिट किया जाता है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। ए पार्ट रियलाइजेशन अकाउंट, बी लाइबिलिटी अकाउंट, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड डी रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर हम यहाँ पे डिसोल्यूशन के टाइम पे करते हैं तो एक तरह से हमारा वो लॉस है, और जो भी हमारा लॉस होता है, गेन होता है, उसको हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ही डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अब हमें पे करनी है तो एक तरह का लॉस है, इसलिए इसको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ही डेबिट किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए पार्ट। नेक्स्ट कहता है व्हेन ए फर्म इज डिसॉल्व्ड गुडविल अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफर टू। अगर फर्म जो है डिसॉल्व की जाती है तो हमें बताना है कि गुडविल अकाउंट जो है वो कहाँ ट्रांसफर करके क्लोज किया जाता है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। ए पार्ट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, बी रियलाइजेशन अकाउंट, सी रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड डी नन ऑफ दीज। अब देखो, जब भी यहाँ पे फर्म डिसॉल्व होती है तो सबसे पहले फर्म की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जिन एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू होगी या जो लाइबिलिटी पे करने वाली होंगी उसको पहले हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो गुडविल भी हमारी एसेट होती है, तो इसको भी बाकी एसेट की तरह हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं और गुडविल अकाउंट जो है क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है बी पार्ट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर नहीं होती, यानी कि पार्टनर्स को ये नहीं बांटी जाती है, ना ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनता नहीं है डिसोल्यूशन के टाइम, और नन ऑफ दिस भी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर है इसमें बी पार्ट। नेक्स्ट
कहता है रियलाइजेशन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड दी लायबिलिटी अकाउंट। जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो क्या है? अब दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं जब फर्म डिसॉल्व की जाती है, तो उस समय जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं वो हम इसमें ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा फिर एसेट जो हम यहाँ पे रियलाइज करते हैं या लायबिलिटी पे करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी रियलाइजेशन अकाउंट में होती है। तो यानी कि डिसोल्यूशन के टाइम हम देखते हैं यहाँ पे फर्म के यहाँ पे लॉसेस और फर्म के गेन्स कौन कौन से हैं और उनका जो नेट रिजल्ट है वो क्या आया, और जो भी यहाँ पे नेट रिजल्ट आता है प्रॉफिट लॉस उसको पार्टनर्स को बांटा जाता है। इसलिए यहाँ पे जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये हमारे गेन और लॉसेस का अकाउंट है, और जो गेन और लॉसेस के अकाउंट होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी पार्ट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सन्ड्री एसेट्स व्हाट विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल। कहता है यहाँ पे जब आप सन्ड्री एसेट जो है उसकी सेल करते हो डिसोल्यूशन के टाइम, तो सबसे पहले उसमें से किसकी पेमेंट की जाती है? 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ए क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बी पार्टनर्स कैपिटल, सी पार्टनर्स लोन एंड डी नन ऑफ दीज। अब देखो सबसे पहले फर्म की एसेट सेल करके पहले फर्म की जो लायबिलिटीज होती हैं वो पे की जाती हैं, उसके बाद पार्टनर का कोई लोन होता है वो रिपे किया जाता है, फिर पार्टनर्स की कैपिटल को रिटर्न की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है क्रेडिटर्स लायबिलिटी की पेमेंट होती है। तो करेक्ट आंसर है इसमें ए पार्ट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अपीयरिंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज ट्रांसफर्ड टू। कहता है यहाँ पे अगर डिसोल्यूशन के टाइम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आपकी बुक में अपीयर है, यानी कि बुक्स में ऑलरेडी यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आपने क्रिएट किया हुआ है, तो बताओ डिसोल्यूशन के टाइम उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? 4 ऑप्शन है। ए पार्ट कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, बी बैड डेट अकाउंट, सी डेटर अकाउंट एंड डी रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो अगर हमने यहाँ पे किसी भी एसेट के अगेंस्ट कोई रिजर्व बनाया है, कोई प्रोविजन बनाया है, तो उसको हम यहाँ पे जो है उस एसेट के साथ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यानी कि एसेट को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसके अगेंस्ट जो भी हमने प्रोविजन या रिजर्व बनाया हुआ उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं और उस अकाउंट को क्लोज करते हैं। जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है ये डेटर के अगेंस्ट हमने बनाया होता है और डेटर हमारी एसेट होती है, इसलिए यहाँ पे इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसमें डी पार्ट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कोई भी रिजर्व या प्रोविजन जो हमने किसी एसेट के अगेंस्ट नहीं बनाया उसको वहां पे ट्रांसफर नहीं करते। बट एक बात का ध्यान रखना, जो भी रिजर्व या प्रोविजन किसी एसेट के अगेंस्ट बना है उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है। तो अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। कहता हूँ ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू। कहता है अगर फर्म की डिसोल्यूशन होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट को सेल करके जो भी अमाउंट रियलाइज किया जाता है उसको कहाँ क्रेडिट किया जाता है? 4 ऑप्शन है। ए रियलाइजेशन अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड डी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट अगर हम सोल्ड करते हैं या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम पे करते हैं, एक तरह से हमारा गेन या लॉस होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट को सेल करने से जो भी अमाउंट रियलाइज होता है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमारी वो एक तरह का गेन है, हमारी इनकम है, और इनकम या गेन रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, लॉस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में ही इसको क्रेडिट किया जाएगा। तो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन है ए पार्ट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इफ ए पार्टनर हैज अ डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट देन। अगर फर्म की डिसोल्यूशन होती है और किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो क्या किया जाता है? इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। ए ही शैल नॉट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसोल्यूशन। कहता है उस केस में फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम कोई भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है वो उसको शेयर नहीं करता। एक ऑप्शन ये है ही नीड नॉट ब्रिंग कैश। कहता है उसको कैश लाने की जरूरत नहीं होती। सी ही इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन इनफ कैश टू क्लियर ऑफ हिज डेबिट बैलेंस। कहता है तीसरी ऑप्शन क्या है? कहता है कि अपने डेबिट बैलेंस को क्लियर करने के लिए उसको रिक्वायर्ड कैश जो है वो लानी पड़ती है। अब देखो सबसे पहले ये समझो कि अगर किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब उसने फर्म से एक्सेस में अमाउंट विड्रॉ कर रखा है और डिसोल्यूशन के टाइम यहाँ पे
वो जो एक्सेस विड्रॉल है वो उसको फर्म को वापस करना होता है ताकि फर्म जो है अपनी लायबिलिटी पे कर सकें। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड कैश है वो पार्टनर को जो है फर्म के अंदर लाना पड़ता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, ही इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन इनफ कैश टू क्लियर ऑफ हिज डेबिट बैलेंस। क्लियर है। एंड द लास्ट वन इज द बैलेंस लेफ्ट इन द कैपिटल अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज ट्रांसफर्ड टू। कहता है डिसोल्यूशन के टाइम, फर्म की डिसोल्यूशन टाइम कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस रह जाता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं। 4 ऑप्शन है, रियलाइजेशन अकाउंट, बी बैंक अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डी पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं। इसमें सिंपल सी बात है कि जब फर्म की डिसोल्यूशन होती है, फर्म की सारी लायबिलिटी द्वारा पे करने के बाद लास्ट में जो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस होता है उसके मुताबिक जो है उनको उनकी कैपिटल जो है वापस की जाती है। तो इसका मतलब लास्ट में पार्टनर्स को पेमेंट करके उनके कैपिटल अकाउंट जो है क्लोज किए जाते हैं। तो उस केस में हमें बताना है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। जब उनको हम पेमेंट करते हैं तो उस केस में यहाँ पे बैंक अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, रियलाइजेशन अकाउंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, क्लोज करने का मतलब होगा कि उनको फाइनल पेमेंट की जा रही है। तो उस केस में जो भी उनका बैलेंस होगा वो बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट का कोई रोल नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई रोल नहीं है और पार्टनर्स के लोन अकाउंट का कोई रोल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है बी पार्ट, कि जब भी फर्म की डिसोल्यूशन होती है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि उनको फाइनल पेमेंट की जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे एमसीक्यूज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड। अब नेक्स्ट सेशन में हम बैंक रिकंसिलिएशन जो एक नया टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे और अगले सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।